हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था या बहुत पहले भी रिक्वेस्ट आया था ऐसा कि माइंस में जब कोई जॉब करने वाला आता है, नया जॉब करने वाला होता है, ज्वाइनिंग करने होता है, तो उस टाइम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, यानी IME किया जाता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में जब पहली बार कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उस टाइम कौन कौन सा पैरामीटर का जांच किया जाता है, क्या क्या चेकअप होता है, उस सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी डाटा इकट्ठा करना पड़ा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम का है। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो दो स्टैंडर्ड होता है, एक होता है P और एक होता है P1। एक्चुअली जो P फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने के लिए जैसे कोल इंडिया का डिस्पैच होता है, कोल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, एरिया ऑफिस होता है, PO ऑफिस होता है, उसमें भी लोग बैठते हैं, उसमें भी लोग काम करते हैं। तो वो सभी का जो स्टैंडर्ड है वो P फॉर्म में दिया गया है। और P1 फॉर्म क्या है? तो जो व्यक्ति माइंस में काम करते हैं, जैसे ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, ब्लास्टर है, मजदूर है, इसके बाद रूप बोल्टर है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी पोस्ट वाले का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये P1 फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है P1 स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस, यानी कि सरफेस अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, जो माइंस में काम करते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या क्या है। तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़े या पागलपन वाला कोई दवाई नहीं चले, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ में आपका हाइपरटेंशन, डिप्रेशन वगैरह बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन आता है कि डिप्रेशन में लोगों को दवाई खाना पड़ता है, तो वो सब वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति काम करने में सुचारू होना चाहिए, यानी कि वो अगर काम करता है तो उसको काम करने में बाधा है, ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, उसका जो हाथ है वो बैंड हुआ पड़ा है या पैर बैंड हुआ है, पोलियो मारा हुआ है, ऐसा सिचुएशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो डिस्पैच वगैरह में काम करते हैं, यानी कि P फॉर्म वाला में थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, बट माइंस में काम करने वालों के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पोलियो है, बहुत कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो जब जन्म लेते हैं उसके बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बॉडी अगर सही से डेवलप नहीं किया है, हाथ पैर कुछ ऐसा छोटा रह गया है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम को भी माना गया है ना। इसके बाद आपका अगर कोई बॉडी डिसफंक्शन है, यानी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सब कंडीशन है। पैरालिसिस अगर है, पार्शियल पैरालिसिस है या पूरी तरह से पैरालिसिस है, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है और एक्सीडेंट में अगर कोई ऐसा इंजरी हो जाता है जैसे हार्ट कट जाना, पैर टूट जाना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, बड़ा वाला प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में फिर ये सब कंडीशन, या कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये सभी प्रॉब्लम में छांटा जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है विजन। जी हाँ, विजन। विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब है तक कि नज़र, यानी कि देखिए बताते हैं, बहुत सारा बीमारी होता है आई साइट से रिलेटेड, जैसे मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है ना, ये सब बीमारी, मतलब कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर अंडरग्राउंड माइंस में आपको काम करना है, ठीक है, अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम करना है तो 6/6 आई साइट होना चाहिए। 6/6 परफेक्ट माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का अगर चश्मा लगा हुआ है, किसी को लेंस लगा हुआ है, किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि चश्मा वगैरह कुछ लगाना पड़ रहा है, तो क्या वो आदमी रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, वो आदमी रिजेक्ट नहीं होगा। चश्मा लगाने के बाद भी अगर उसका विजन 6/6 अचीव हो जाता है,
लेंस लगाने के बाद, आर्टिफिशियल लेंस लगाने के बाद या चश्मा लगाने के बाद अगर 6/6 अचीव हो जाता है तो अंडरग्राउंड माइंस में आराम से वो व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, अंडरग्राउंड के लिए 6/6 याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है ओपन कास्ट के लिए। तो ओपन कास्ट के लिए अगर काम कर रहा है, कोई सरफेस पे काम कर रहा है, ओपन कास्ट में काम कर रहा है, तो 6/12 अगर उसका आई साइट है, चश्मा लगाने के बाद नॉर्मल हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो चश्मा लगाने के बाद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगाने से या लेंस लगाने से आपको नहीं छाटा जाएगा, ये रूल में लिखा हुआ है 29 का F और 1029 का L में। ठीक है, तो मतलब आई साइट में ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं स्क्विंट आई, SQUINT, स्क्विंट आई। स्क्विंट आई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भेंगापन। ठीक है, आंखों का भेंगापन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए नॉर्मल आई कैसा होता है, ये नॉर्मल आई है। ये है स्ट्रोपिया, बहुत सारा बीमारी होता है। स्ट्रोपिया है, स्ट्रोपिया में क्या होता है, स्ट्रोपिया में बेसिकली आँख थोड़ा सा सेंटर की ओर चला जाता है। एक होता है एक्स्ट्रोपिया, एक्स्ट्रोपिया में क्या होता है, तो एक आँख जो है वो थोड़ा साइड में चला जाता है, सेंटर नहीं रहता है, थोड़ा साइड में चला जाता है। एक होता है हाइपरट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, एक आँख जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है। एक होता है हाइपोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया में क्या होता है, बेसिकली आँख थोड़ा नीचे की ओर चला जाता है। ये फिगर देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इस दोनों फोटो को देखिए गौर से। ठीक है, यहाँ से शायद आपको कुछ आइडिया आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों आँख थोड़ा सा स्क्विंट है, दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक आँख थोड़ा सा अंदर की ओर है और यहाँ पे दोनों आँख थोड़ा सा अंदर की ओर, सेंटर की ओर है। अगर नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली आदमी आँख बनाता है वैसे नहीं, नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति का ऐसा है तो उस कंडीशन में उसको छाटा जा सकता है, क्योंकि स्क्विंट आई से प्रॉब्लम माना जाता है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा एस्ट्रोपिया। इसको जांच करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि मिरर के सामने आपको खड़ा होना है, सामने रखना है मिरर को, और एक बार अपना जांच कर लेना है कि इसमें से कोई चीज़ आपका है या नहीं है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बार बार देखिएगा यार, एक बार में शायद आपको नहीं समझ में आए। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आता है एक और बीमारी, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, मतलब यही है कि सुबह में दिन में अच्छा से दिखाई दे रहा है बट अंधेरा होने के बाद उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है, ऐसा वाइट बादल जैसा, इसको हम लोग किच्ची बोलते हैं, वो आँख में जम जाता है, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है तभी ठीक होता है। या फिर कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें एक टाइम के बाद, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक रोग होते हैं, ऑर्गेनिक बीमारी होती है जिसमें आँख का रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है, मतलब बेसिकली 5 साल में आँख का रोशनी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2020 में उसको सही से दिखाई दे रहा है, 2021 में थोड़ा कम दिखाई देने लगा, 22 में और धुंधला दिखाई देने लगा, 23 में और ख़राब, 24 में, 25 में आते आते पूरा आँख का रोशनी ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रोग, आँख से रिलेटेड होता है। तो ऐसे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर, वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर किसी को नहीं पड़ रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कि इस फिगर में आखिर कौन सा आकृति बना हुआ है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली अगर ये फिगर में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा आकृति है, तो ये आँख का आकृति बना हुआ है। ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए जाँच होता है। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस का PDF वगैरह भी आता, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो जांच होता है वो एक्चुअली एक लैंप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इड्ज ग्रीन लालटेन। ठीक है, एक लालटेन जैसा होता है, इड्ज ग्रीन लालटेन है ना, वो एक लैंप होता है। उस लैंप के जरिए आँख का जांच किया जाता है, कलर पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हल्का रंग और हल्का रंग, उसको डार्क, हल्का, बहुत कुछ किया जा सकता है उससे। तो उससे बेसिकली आँख का जाँच किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। एक और प्रॉब्लम होता है स्किन से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है, स्किन में अगर कोई ऐसा बीमारी है जिससे उसको काम करने में बाधा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव एंड क्रॉनिक रोग बेसिकली, है ना, व्रण रोग हम लोग कहते हैं, यानी अल क्रिएशन हम लोग बोलते हैं। जैसे एक्जिमा हो गया, ये सब की ऐसा कुछ बीमारी होता है जिसमें स्किन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुजली होता है। उसको खुजली कीजिएगा, करते करते खून आने लगता है, और वो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी होता है स्किन से रिलेटेड। तो ऐसी अगर कोई बीमारी है तो वहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आँख वाला सब क्लियर हो गया। अब आते हैं
श्रवण शक्ति के ऊपर, यानी कि हियरिंग शक्ति के ऊपर। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए सुनने का जो क्षमता होता है उसका भी जांच किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कैसे जांच किया जाता है, आँख का नॉर्मल का सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। एक टेस्ट आप ज़रूर करके देखिएगा। कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से दूर में कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है आपस में, ठीक है ना, 3 मीटर दूर कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है आपस में नॉर्मल वॉइस में, उससे 3 मीटर दूर बैठ के अगर आपको सुनाई पड़ रहा है कि वो व्यक्ति नॉर्मली क्या बात कर रहा है, मतलब आपका कान सही है। अगर नहीं पड़ रहा है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। हालांकि इसका जांच करने के लिए बहुत सारा आजकल सिस्टम आ गया है, तो उसे पता चल जाता है, ठीक है, सुनने का शक्ति सही है नहीं है। दोनों कान सही होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ है बेसिकली। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एग्जामिनेशन निकल जाता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम निकलने के बाद डीवी के बाद मेडिकल में उसके बीच में अगर 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलता है, तो 2 से 3 महीना आप ईयरफोन यूज़ मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत कम कीजिए और कम वॉइस में कीजिए। एक्स्ट्रा वॉइस में ईयरफोन यूज़ नहीं कीजिए। आजकल तो मोबाइल में मैसेज भी आ जाता है, अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो कहता है डेंजर है, तो वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो बेसिकली 2-3 महीना में कान आपका रिकवर हो जाता है, ठीक है। हालांकि तेज़ आवाज़ में तो सुनना ही नहीं चाहिए कभी, बट ज़्यादा लंबा टाइम तक आप यूज़ मत कीजिए। और एग्ज़ाम जब आपका मेडिकल होने वाला उससे 2-3 महीना पहले तो ये सब का आदत ही छोड़ दीजिए। खैर अब आते हैं आगे, ठीक है। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। कुछ रोग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है, CHRONIC, क्रॉनिक डिजीजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिरकालिक रोग, ठीक है, चिरकालिक रोग। ये सब बेसिकली क्या है, श्वास नली जो आपका होता है, ठीक है, श्वास नली से रिलेटेड ये सब बीमारियां होती हैं, नली से रिलेटेड ये सब बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मतलब आपका जो लंग्स होता है उसमें मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो वो सब मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना। श्वास से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, फेफड़ा से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब भारी भारी बीमारी है, तो ये सब बीमारियां नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बेसिकली सांस से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन स्वास्थ्य को आपको काम करने में बाधा पड़े, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका रेडियोग्राफ, ठीक है। बेसिकली इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग पोस्ट्रो बोलते हैं, पोस्ट्रो एंटीरियर, ठीक है, POSTERO, पोस्ट्रो एंटीरियर चेस्ट रेडियोग्राफ, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ। इससे क्या होता है, इसमें मतलब बेसिकली आपका जो फेफड़ा है ना, उसका एक्सरे किया जाता है, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, आगे से भी पीछे से भी, है ना। एक्सरे अगर आप कभी करवाए होंगे तो देखे होंगे कि स्क्रीन लगा हुआ रहता है, आपको कपड़ा उतारने बोला जाएगा, शर्ट उतारिए, और गर्दन में कोई माला वाला है तो उसको भी उतार दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पीछे से खड़ा करके यहाँ से एक्सरे सोर्स से एग्जर्ट किया जाएगा, आगे से और पीछे से, दोनों साइड से ऐसा लिया जाता है। उससे आप बेसिकली क्या पता चलता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर ड्रग्स लेता है तो यहाँ पे पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर स्मोक करता है, ज़्यादातर स्मोक करता है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा, तो यहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति एक्सेसिव स्मोक करता है, ड्रग्स लेता है, चरस, गांजा, बहुत कुछ होता है भाई साहब, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, तो ये सब चीज़ अगर कोई करता है तो उसके यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। जाँच जब होगा तो यहाँ पे आराम से पता चल जाएगा, रेडियोग्राफ में उसका पता चल जाएगा। तो ऐसा चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए हमेशा ही। अल्कोहल वगैरह भी लेता है तो पता चल जाएगा। देखिए बेसिकली क्या है, अल्कोहल से किडनी डैमेज, ठीक है, और स्मोकिंग से आपका लंग्स डैमेज, ये दोनों चीज़ पता चल जाएगा जांच में, ठीक है। जो एक्सरे किया जाएगा उससे आपका ये चीज़ पता चल जाएगा। 300 ml एम्पियर बोलते हैं हम लोग उसको। जो मशीन होता है वो एक्चुअली बेसिकली 300 मिली एम्पियर पे चलता है, तो आपका सब कुछ तुरंत पता चल जाएगा। मशीन ही थोड़ा भयंकर होता है। आप कोल इंडिया का अगर इंटेंस दे रहे तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी की जांच कराते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, वहाँ पे मेडिकल नहीं होता यार, ठीक है। बेसिकली हल्का फुल्का जांच हो गया तो हो गया, ना तो इतना जांच नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोल इंडिया में घुस रहे हैं तो ये सारा का सारा जांच होता है,
ठीक है। तो गलत आदतों से थोड़ा सा बचिए। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, तो कुछ होते हैं रक्त संचार प्रणाली वाली बीमारियाँ, ठीक है। कुछ ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं जो नहीं होना चाहिए, जैसे HIV नहीं होना चाहिए। हालांकि HIV को गवर्नमेंट हटा दिया बहुत सारा चीज़ से, बट माइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो HIV नहीं होना चाहिए। HTLV वाली कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हेपेटाइटिस B टाइप और C टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साइटोमेगला वायरस ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। स्प्रिन बार वायरस, ह्यूमन पारो वायरस, ह्यूमन हेर्प्सा वायरस 8, बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ट्रांसमिटेड बीमारी, बस बेसिकली ब्लड से ट्रांसमिट होने वाला जो बीमारी होता है वो सब बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। ब्लड ट्रांसमिट वाला बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगला बीमारी है पेट से रिलेटेड, ठीक है। तो पेट यानी कि स्टोमक से रिलेटेड कोई भी ऐसा बीमारी नहीं होना चाहिए कि काम करने में आपको बाधा पड़े, ठीक है। काम करने में आपको बाधा आए, ऐसा कोई भी बीमारी स्टोमक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली छोटा मोटा चल जाता है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट में होता है, अगर इसमें इनबैलेंस हो जाता है तो हल्का फुल्का कुछ छोटा मोटा बीमारी होता है तो वो चल जाता है, बट ऐसा बीमारी नहीं होना चाहिए। ये सब तो टेम्प्रोरी होता है, छोटा मोटा बहुत सारा बीमारी होता है पेट से रिलेटेड, वो टेम्प्रोरी होता है। तो ऐसा बीमारी है तो चल जाएगा, आपको मेडिकल के बाद वेट करना पड़ जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम। बट अगर कोई भारी बीमारी है ना, तो फिर वहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा। अपेंडिक्स वगैरह का ऑपरेशन अगर हुआ है तो 6 महीना पहले हुआ जाना चाहिए, ठीक है। 6 महीना के बाद अगर मान लीजिए आप पहुंच गए हैं, आपका अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पे डिले हो जाएगा, आपका रिजेक्शन नहीं होगा, डिले कर दिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग को, ठीक है। तो इसको लेकर इतना डरना नहीं है यार कि ऑपरेशन हुआ है तो क्या करें। ऑपरेशन हुआ तो 6 महीना का आपको टाइम दिया जाएगा। ऑपरेशन में आपको हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन अगर हुआ है, हाइड्रोसील आपका नहीं होना चाहिए, अगर है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के 6 महीना तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है। हर्निया से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हर्निया नहीं होना चाहिए, है ना। हर्निया नहीं होना चाहिए। अगर हर्निया है तो फिर वही प्रॉब्लम, सेम कंडीशन है। 6 मंथ 6 महीना तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। 6 महीना के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उस टाइम आपको मेडिकल में रिजेक्ट अगर पहला बार किया गया है तो सेकंड मेडिकल के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नस से रिलेटेड बीमारी, इसको हम लोग बोलते हैं नाड़ी तंत्र बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो है नाड़ी तंत्र से रिलेटेड, मतलब जो आपका नाड़ी तंत्र है यानी कि नस है, नस से रिलेटेड कोई भी ऐसा बीमारी नहीं होना चाहिए जिससे आपको काम करने में बाधा पड़े। अगर ऐसा बीमारी होता है तो उस टाइम भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बीमारी होता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा है जिससे आपको काम करने में असुविधा हो, आप काम नहीं कर सकते, हैवी काम नहीं कर सकते, तो उस कारण आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर सीने का अस्कीग्राम निकाला जाता है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अगर सीने से रिलेटेड कोई बीमारी है, मतलब इंटरनल पार्ट पे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। लास्ट में कुछ और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, यूरिन टेस्ट किया जाता है ना। इसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। यूरिन टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ECG किया जाता है ना। PVR Q ये सब निकाला जाता है ECG में, जो पता होगा उनको। ECG, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे किया जाता है, ठीक है। और फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है ना। BP हाई लो ये सब बहुत सारा चीज़ चेक किया जाता है। मतलब पूरा बॉडी में अगर कोई भारी बीमारी है तो पता चल जाता है। हियरिंग का बताया मैंने, आँख का साइट का चेक किया जाता है, ये सब चीज़ मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन जो बोर्ड बैठता है उसका, वो बोर्ड करता है, आप अपने से करा के नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को ट्रिक बताना चाहूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप WCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, WCL अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल जाता है तो रिटन एग्जामिनेशन निकलने के बाद DV होता है, और DV के बाद लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो DV से मेडिकल के बीच में आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते ही फुल बॉडी का जांच करा लीजिए। फुल बॉडी चेकअप जब कराइएगा तो कोई रेपुटेड हॉस्पिटल में कराइएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्स में करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है ना, या फिर टाटा मेमोरियल का कोई हॉस्पिटल में करा सकते हैं, जलान, अपोलो वगैरह सब में करा सकते हैं। तो यहाँ से मेडिकल जांच कराइए फुल बॉडी का,
फुल बॉडी का रिपोर्ट लेके अपने पास रखिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि मेडिकल जांच में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपका कुछ प्रॉब्लम बता के, बट अगर आप फुल बॉडी चेकअप कराए हैं तो पहले तो आपको बीमारी का पता चल चुका है। अगर आपके पास है तो आप उसका इलाज करा सकते हैं टाइम से पहले, छोटा मोटा अगर है तो रेक्टिफाई करा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकल जांच का रिपोर्ट आपके पास है, आप री अपील कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, आप री अपील कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। री अपील करने के बाद फिर आपका मेडिकल जांच किया जाएगा और दूसरा बार में उम्मीद है कि आपको पास कर दिया जाएगा। अगर उसमें भी फेल होता है तो फिर आपके पास कोर्ट है, लीगल एक्शन आप ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ यार तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी को ऐसा कोई बीमारी निकल जाता है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और एक चीज़, हायर स्टडीज़ में आप चले जाइएगा अगर आपका कोई बीमारी निकल जाता है, ठीक है, या फिर डिस्पैच सेक्शन में चले जाइएगा। या अगर वो नहीं होता तो बहुत सारी कंपनी है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, प्राइवेट से बहुत सारी कंपनी है यार, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनी है, CMPDIL है, इसमें रिसर्च वाला में आप जा सकते हैं, सिम्फर है, इसमें रिसर्च में आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी और भी कंपनी है, मैं कभी बताऊँगा, कभी बनाऊँगा इस पर वीडियो, ठीक है। रॉक मैकेनिक्स वाला बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसमें भी वैकेंसी निकलता है, SSC भी वैकेंसी निकालता है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। और अपना कुछ अगर प्रॉब्लम इसमें है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं आज नहीं देखूँ, कल नहीं देखूँ, मैं कमेंट कभी ना कभी देखूँगा, रिप्लाई दूंगा। और नहीं अगर रिप्लाई दे पाया तो मैं एक वीडियो बना के उसमें बता दूंगा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।